सुरेश चंद्र राजन जी इस वक्त हमारे साथ हैं और अभी अभी अभिषेक मिश्रा जी जो भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया राहुल गांधी जी का। तो सुरेश चंद्र मिश्रा जी से पूछते हैं। सुरेश चंद्र मिश्रा जी नमस्कार। सुरेश चंद्र राजन जी नमस्कार। राजन जी नमस्कार। सॉरी, मैंने आपको मिश्रा बुला दिया, माफ कीजिएगा, माफी 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 क्षमा चाहता हूँ आपसे। सुरेश चंद्र राजन जी, अभी अभी हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी थे भारतीय जनता पार्टी के। वो कह रहे थे कि राहुल गांधी तो एक एंटरटेनर है, मनोरंजन, एक एक्टर है, जैसे देवानंद है वैसे राहुल गांधी है, इसलिए राहुल गांधी को लोग देखने आते हैं। क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे यार, वाराणसी में देखिए क्राउड, देखिए बाप रे बाप, हम तो अचंभित हो गए, इतने ज्यादा लोग और इतना ज्यादा उत्साह हम लोगों में। तो आप बताएं सर, ये क्या है? मतलब बीजेपी वाले बोलते हैं कि राहुल गांधी तो किसी फिल्म स्टार की तरह हैं, जिस भी फिल्म स्टार को खड़ा कर दो लोग आ जाएंगे देखने के लिए और जाकर के वोट बीजेपी को ही देंगे। सुरेश चंद्र राजन जी बताएं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राहुल गांधी के ऊपर इस तरह के क्रिटिसिज्म करने के बजाय दूसरा कुछ आता नहीं है। आप एक तरफ बोलते हैं कि वो फिल्म स्टार की तरह से हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि आज जो हमारा फिल्म स्टार है वो काफ़ी मेहनत के बाद वो उस मकाम तक पहुंचा है। और ये जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से आज वाराणसी का जो माहौल देखा उन्होंने, इससे ये लोग हड़बड़ा गए सर। इन लोगों को डर लग रहा है और ये इसलिए बार बार राहुल गांधी को लेकर ना अलग अलग व्यक्तिगत लेवल पे टिप्पणी करते हैं। अभी वो जो मिश्रा थे, अभिषेक मिश्रा जी, वो उन्होंने एक रेफरेंस दिया कि राहुल गांधी जी कमलनाथ जी को, अरे कमल इस तरह से बात करते हैं। सर, राहुल गांधी जी कमलनाथ जी के साथ इस तरह का बात कर सकते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी में उस तरह का एक कंफर्ट लेवल है सर। लेकिन आज आप मुझे बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा नेता है कि नरेंद्र प्लीज कम हियर, ऐसा बोल सकता है प्रधानमंत्री को, या नरेंद्र मोदी या इनके किसी भी नेता को? आज आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में स्वागत करने के लिए कुछ लोग हार लेके आए थे, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दूसरे बाजू में राजनाथ सिंह थे। तो उनको किस तरह से उस हार के बाजू में जाना पड़ा, ये पूरे देश ने देखा है सर। इससे मुझे ऐसे लगता है कि सबसे ज्यादा नौटंकी या जोकर अगर कोई हो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जिसमें नरेंद्र मोदी शीर्ष पर रहेंगे सर। तो ये जो भीड़ है जो अभी हम देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, ये भीड़ असल में वोटों में तब्दील होगी क्या सुरेश चंद्र राजन जी? सर, ये देखो बदलाव का दौर है ये सर। हम उम्मीद करते हैं और पूरा इंडिया गठबंधन इस बात से उम्मीद कर रहा है कि ये जो लोग का भर भर के प्रेम मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, ये जरूर मतों में परिवर्तित होगा। और सर, लोग परेशान हैं सर। लोग भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग नीति को लेकर बहुत परेशान है और लोग बदलाव चाहता है। तो हमें ऐसे लगता है कि लोग जिस तरह से समर्थन दे रहे हैं, ये जरूर मतों में बदलाव होगा और हम इंडिया गठबंधन आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने में सफल होंगे। ये समर्थन तो यार, ये क्राउड तो मुझे बड़ा असली लग रहा है, ये तो ऑथेंटिक लग रहा है प्रदीप जी। बिल्कुल, ये मुझे तो लग रहा है, मतलब ये पूरे जोश, एनर्जी, उल्लास दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल है सर सारा माहौल। मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब अजीबो, मतलब ये कोई वो नहीं है कि जबरदस्ती लाए गए हैं लोग या ऐसा कुछ। नहीं, वो दिख रहा है ये सर भारत जोड़ो यात्रा का जैसा जैसा ये दौर आगे चल रहा है ना, इसी जोश से, बल्कि इससे कई ज्यादा जोश के साथ लोग जुड़ेंगे सर। और आप देखोगे सर, ये क्राउड को जरा दिखाइए प्लीज। मैं अपनी प्रोडक्शन वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, जरा क्राउड को दिखाइए जी। सुरेश चंद्र राजन जी, आप बताएं, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। मैं यही बोल रहा हूँ कि सर, ये जो क्राउड आप देख रहे हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की नीति है कि लोगों को पैसा दे के प्रोग्राम में लाते हैं और जब उनके नेता के भाषण चलते हैं तो लोग उठ के चले जाते हैं। लेकिन राहुल जी के इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जो समर्थन मिल रहा है, इसमें लोगों का उत्साह देखिए सर। इसमें लोग पूरे जोश के साथ, पूरे मतलब इलेक्ट्रिकल माहौल है यहाँ पे सर। और लोग देखो ये माहौल देखो सर। ये देखने के बाद ना, कांग्रेस का ही नहीं बल्कि पूरे देश के जो लोग नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली है, भाजपा की जो लोगों के खिलाफ जो काम करने की नीति है, उसके खिलाफ पूरी हिम्मत के साथ खड़े रहने के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा। और हमें उम्मीद है कि ये जो माहौल है, ये ऐसा ही माहौल पूरे देश में बने रहेगा। और प्रदीप जी, जो अभी मतलब जो अभी
सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो तय हो गया अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी में, तो मुझे तो लगता है उससे बड़ा फर्क पड़ेगा सर। मतलब अभी तो सर, ये एसपी और उल्लास, और ये हो जो सकता है जोश है, कोई बड़ी बात नहीं है। उल्लास और जोश उसी का नहीं एक नहीं, नतीजा है। मैं दूसरी बात बोलने जा रहा हूँ प्रदीप जी। मैं चाहूँगा आप भी उस पर कमेंट करें, फिर सुरेश चंद्र राजन जी भी उस पर बोलेंगे कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि बहन मायावती जी भी आ जाएं इस तरफ इंडिया अलायंस। बातचीत चल रही है, शायद मैंने सुना है बैकडोर में बातचीत चल रही है, क्योंकि 13% वोट उनका भी है प्रदीप जी। सर, when things happens, everything happens for it. I mean, जिस प्रकार से चल रहा, पहले कोई साथ में जुड़ नहीं रहा था, हम यही सोच रहे थे अखिलेश भी नहीं जुड़ेगा, अब अखिलेश जुड़ गए। अखिलेश जुड़ गए तो फिर बहुत सारे चीज नीचे साउथ में कुछ हो रहा है कि कुछ हलचल चल रहा है। महाराष्ट्र में तो फर्टाइल ग्राउंड चल ही रहा था कि महाराष्ट्र में सब लोग जुड़ने वाले हैं। अब जुड़ने का एक वातावरण बन गया। पहले सब दूर हटने का वातावरण था, ममता बनर्जी दूर भाग रही है, नीतीश कुमार खूब भाग रहे हैं। तो सुरेश चंद्र जी, यही है कि अब जुड़ने का माहौल एक बन गया है कांग्रेस में। कैसे देखते हो आप? सर, जब इंडिया गठबंधन की पूरे देश में एक के बाद एक अच्छी मीटिंग्स हो रही थी, लोग इकट्ठा आ रहे थे और गठबंधन ताकतवर बन रहा था, ऐसे सिचुएशन में इंडिया गठबंधन के ऊपर मीडिया के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी की जो सोशल मीडिया है या उनके जो ट्रोलर है, उन्होंने इंडिया गठबंधन को जितना बदनाम कर सकते हैं, जितना कमजोर करने का काम करने का किया था। लेकिन उसका फायदा यह होगा कि इंडिया गठबंधन से ज्यादा इंडिया गठबंधन का प्रचार और प्रसार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिसके कारण क्या हुआ, इंडिया गठबंधन को बहुत भर के प्रसिद्धि मिली सर। और जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़ के चले गए, उनको ऐसे लगा कि ये गठबंधन टूट गया है। लेकिन आप धीरे धीरे ये सारी पार्टियां, रीजनल पार्टियां, स्टेट राष्ट्रीय पार्टियां एक साथ आकर ये जो माहौल बना है, इसके कारण भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आश्वस्त है सर। और वो अभी उन्होंने कल आप यहाँ के महाराष्ट्र के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष है चंद्रकांत बावनकुळे, उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में रीजनल पार्टी कोई बचनी नहीं चाहिए। हर एक गांव में कम से कम 50-50 कार्यकर्ता को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने का काम होना चाहिए। तो ये इनकी सोच है। मतलब ये विपक्ष नहीं चाहते हैं इस देश में, इस राज्य में, और विपक्ष को खत्म करने का मतलब इस तरह का इनकी सोच है सर। ये लोकशाही या लोकतंत्र नहीं चाहते हैं, इसलिए सशक्त विपक्ष भी इनको नहीं चाहिए, इसलिए सारे पार्टियों को तोड़ने का, धमकाने का, डराने का काम चल रहा है सर। और बार बार ये दिखाया जाता है, बार बार इस बात पर उंगली दिखाई जाती है कि भाई कांग्रेस से तो लोग टूट के इस तरफ आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं इस तरफ। अशोक चौहान जी चले गए, मिलिंद देवरा जी चले गए, बाबा सिद्दीकी साहब चले गए, और मतलब यूपी के अंदर जो आपके मतलब साथी थे चौधरी चरण सिंह जी के पोते, वो भी चले गए इस तरफ, जयवंत चौधरी। अब वो जयवंत चौधरी साहब को बड़ी मुश्किल हो रही है, सुनने में आ रहा है कि मतलब पहुंच गए एक बार बीजेपी में, तो अब तो बीजेपी में तो आपको मालूम ही है, उनको कहा जाता है कि भाई लाइन में खड़े हो जाओ, अभी देखते हैं तुम्हारा क्या करना है। और जहाँ तक ममता जी का सवाल है, उस पर भी तकरीबन सुनने में आया कि अंडरस्टैंडिंग हो गई है। आपकी क्या खबर है? हो गई सर। जितने नीतीश कुमार का भी कुछ भरोसा नहीं है सर, नीतीश कुमार भी आ सकते हैं एक बार फिर वापस। नीतीश कुमार का जो नेचर है ना, नीतीश कुमार का जो नेचर है ना सर, उसके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता सर। बट सुरेश चंद्र जी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर अमित शाह जी, मोदी जी एक पूरे प्लान लेके चल रहे हैं जी। बोले 2047 तक विकसित भारत, विश्व गुरु बनने का सपना, वो एक प्लान लेके चल रहा है। अमित शाह जी ने कल ही ऐलान कर दिया कि मोदी जी का प्लान है 2027 $5 ट्रिलियन, थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, 2030 $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स, 2035 इंडियन स्पेस सेंटर इन स्पेस, इंडिया का स्पेस सेंटर होगा स्पेस में, 2031 में ओलंपिक को होस्ट करेंगे, 2040 में यहाँ भारतीय मून में लैंड करेंगे, इंडियन विल लैंड इन द मून, मैन्ड स्पेसक्राफ्ट। तो एक सपना जो है, प्लानिंग दिख रहा है कि हम 2040 तक क्या करेंगे, 2047 तक क्या करेंगे। तो ये क्या ये कांग्रेस में ये ऐसे प्लान नहीं चल रहा सुरेश चंद्र जी कि लोग इंप्रेस हो जाए? बोलिए। देखो, भारतीय जनता पार्टी ना केवल सपना दिखाने का काम करती है। 2014 में इन्होंने लोगों को बहुत सपने दिखाए थे, आज तक वो सपने साकार नहीं हो पाए हैं।
और सर लोग भूले नहीं हैं। और इसी तरह से इलेक्शन के पहले इस तरह के मतलब एक ग्लोबल लेवल पे जागतिक लेवल पे बड़ा बड़ा बातें करेंगे और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन लोग एक बार गलती कर सकते हैं, दो बार गलती कर सकते हैं, अब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के झूठे जो सपने हैं, उनके जो जुमले हैं, वो लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं, इन सारे बातों से लोग अवगत है और इनको तीसरी बार वो गलती यहाँ इस देश की जनता नहीं करेगी और इनको तीसरी बार मौका नहीं मिलेगा सर। और कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में जो काम किया है और वही बातें लोगों के सामने लेके जा रही है और आज कांग्रेस की जहाँ सरकार है वहां पे हम लोगों ने जो लोगों को कमिटमेंट किया था, हम लोगों ने वहां पे हमारी सरकार बनने के बाद पहले दूसरे तीसरे कैबिनेट में वो सारे कमिटमेंट को पूरा करने का काम किया है सर। आपने कर्नाटक देखा होगा, तेलंगाना देखा होगा, ये सारे जितने भी हमारे राज्य है जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहां पे इलेक्शन के पहले हम लोगों ने लोगों को जो कमिट किया था वो सारी कमिटमेंट फुलफिल करने का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सर क्योंकि इन्होंने साउथ की बात करी, हाँ, तो सर वाईएसआर और केसीआर के साथ तो आपकी बनने वाली है नहीं, तो वहां पर आप क्या करेंगे? वो वाईएसआर जी तो बीजेपी के साथ जाएंगे, केसीआर भी मुझे लग रहा है बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे वहां पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में? कर्नाटका में चलो ठीक है आपकी पोजीशन अच्छी है, लेकिन इधर क्या करेंगे? देखो अभी तेलंगाना में जो इलेक्शन हो गए सर, जी। वहां पे तो ऑलरेडी बीजेपी के साथ ही थे वाईएसआर, वहां पे तेलंगाना में उनका हमारे जी, हाँ, तो वो उनके बिना भी कांग्रेस ने वहां पे सरकार जीती है सर और बहुमत के साथ जीती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे जो लोग हैं जिनको जनमत नहीं है, जनाधार नहीं है, ऐसी पार्टियां अगर भारतीय जनता पार्टी के पास अगर वो डर के वहां पे जाती है तो उससे लोग उनको समर्थन देंगे या उनको सपोर्ट नहीं करेंगे सर। जिसका शिलान्यास, जिसका नए मोदी जी का नया मंत्र, जिसका शिलान्यास में करता हूं उसका उद्घाटन भी करता हूं और पूरे एक से एक अटल सेतु से लेके राम मंदिर से लेके हर चीज को गिनाया। बोले नए भारत नया कार्य संस्कृति, ये नरेंद्र मोदी जी है, ये सुदर्शन सेतु, तो एक एक चीज उन्होंने उद्घाटन किया। बोले कि उसका शिलान्यास में मैंने किया, उसका उद्घाटन में मैंने किया। ये नए भारत का नया कार्य संस्कृति है, ये पहले 60-70 साल में देखने को नहीं मिला था, जो आज अद्भुत और कह रहे कि विकास भी है और विरासत भी, और दोनों को प्रमोट कर रहे हैं। आप इसको कैसे नकार सकते हो? तो देख ही रहे हैं हम लोग सब जगह जिस प्रकार से कामों का उद्घाटन। सर मैं पूरे देश की बात नहीं करूंगा, मैं महाराष्ट्र का आपको कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जो सारे काम या सारे प्रकल्प जो है कांग्रेस की देन है, जिसको आके उद्घाटन करने का काम कर रहे हैं। और वो जो बात कर रहे हैं ना, मैं जहाँ का शिला का उद्घाटन करता हूँ वहाँ पे प्रकल्प को भी पूरा करने का उद्घाटन भी करता हूँ। तो मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री को पूछता हूँ कि जिस छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेके महाराष्ट्र में पूरा महाराष्ट्र का बहुत बड़ा लोगों का श्रद्धा स्थान है, जिस राजा को देश और विदेशों में नमन किया जाता है, उनके स्मारक का अरबी समुद्र में इसी नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे उद्घाटन करने का काम हुआ था सर। तो नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी को ये यहाँ की महाराष्ट्र की 12-12.5 करोड़ जनता पूछती है कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो आपने उद्घाटन किया था वहां पे वो लोकार्पण कब कर रहे हो। इसके साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भी यहाँ पे बहुत बड़ा स्मारक का काम चल रहा है, उस स्मारक का क्या चल रहा है उसका आता पता नहीं है और ये बातें करती है। और आज जो शिवड़ी नावाशेवा रोड है, ट्रांस हार्बर रोड है, या जिन जिन प्रकल्पों का नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र में आके उद्घाटन करते हैं वो सारी कांग्रेस की देन है सर। कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए ये सारे प्रकल्प है, बल्कि इनके कारण इनकी सत्ता आने के बाद इन सारे प्रकल्पों में डिले किया गया, उस प्रकल्प के प्रोजेक्ट की कैपेसिटी बजट बढ़ाया गया और वहां पे बहुत बड़ा करप्शन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी देश को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता सब देख रही है कि उन्होंने जी इसका फोन कॉल जी। लेकिन प्रदीप जी सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है, और सुरेश चंद्र राजन जी हमारे साथ में ही है, कि अभी अभी आपने वो क्या है वो सुदर्शन सेतु की आपने बात करी। बिल्कुल बिल्कुल yes. वो मोदी जी ने उसका इनॉग्रेशन किया, प्लस वो क्या है वो स्कूबा डाइविंग इक्विपमेंट के साथ वो नीचे गए अंदर द्वारका एकदम सबर्स द्वारका में एक नया चीज उन्होंने दिखाया कि हमारा प्रधानमंत्री स्क्यूबा डाइविंग करते हैं।
पूरे हर चीज को लेके नीचे कृष्ण भगवान से मिलने गए थे वो। हेलो। एक स्पिरिचुअल, हाँ सुरेश चंद्र जी। जी बताएं सर। अब मोदी जी तो द्वारका भी गए और वहां पर वो देखिए, हाँ हाँ हाँ, मोदी जी को देखिए विद स्कूबा डाइविंग इक्विपमेंट, फैंटास्टिक। ये सर, ये सारी चीजें ना नरेंद्र मोदी जी को बंद करनी चाहिए और देश के लोगों के जो मूलभूत प्रश्न है ना उसके ऊपर काम करना चाहिए सर। ये सरकारी पैसा उड़ाकर इस तरह की मौज मजा करना, ये सब बंद करना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी इस तरह की स्कूबा स्विमिंग भी करते हैं तो इससे आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। सुरेश चंद्र जी, राहुल गांधी जी का कहना है, मोदी जी का, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स को मालूम है मोदी जी हिंदुत्व के बात कर रहे हैं, 80% हिंदू इलेक्टोरेट को टच करने वाली बात कर रहे हैं सुरेश चंद्र जी। मगर राहुल गांधी जी का नया फॉर्मूला जो राहुल गांधी जी ने कल बोले कि 88% हमारे जो इलेक्टोरेट है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, पकड़ के राहुल गांधी जी का फॉर्मूला कि 88% के पास हम टच करेंगे। बोले इनको सामाजिक न्याय दिला देंगे। यू विल, बिकॉज इनका कहना है कि आप ये बड़े बड़े मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट में आपको ये गरीब लोग कहीं नहीं मिलेगा, जो गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये आपको मनरेगा और कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिस्ट में आपको मिलेंगे। इन ऐसे लोगों को मैं न्याय दूंगा। और ये 88% लोग है, 88% इलेक्टोरेट का राहुल गांधी जी का कहना है। क्या आपको लगता है कि ये फॉर्मूला, नया फॉर्मूला, ये जीत का फॉर्मूला है? बिल्कुल सही सर। राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं यही कांग्रेस की विचारधारा है सर। कांग्रेस ने लगातार सामाजिक न्याय, लोगों का विकास, जो वंचित उपेक्षित घटक है उन समाज को समाज की मुख्य धारा में लाने का यही सोच लेके कई सालों से काम करते आए हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ये बातें बता रहे हैं, यही विचारधारा के साथ कांग्रेस लगातार काम करते आए हैं और आगे भी जो भी इलेक्शंस हो गए, इलेक्शन के बाद सरकार भी आती है तो हम इसी नीति के साथ लोगों के लिए अलग अलग वेलफेयर प्रोग्राम शुरू करेंगे और उसके माध्यम से लोगों को न्याय देने का काम करेंगे। लेकिन सर उसके विपरीत जब हम 88% लोगों को न्याय देने की बात करते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी चंद उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है सर। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं सर। मुंबई में धारावी रीडेवलपमेंट का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सबसे बड़ा महाघोटाला है सर। वहां पे उन्होंने क्या किया है कि धारावी करो का या मुंबई करो का एक मांग है कि धारावी में रहने वाले इंसान को, जिसने धारावी को बनाने का काम किया, उसको धारावी में ही रिहाब करना चाहिए, उनको वही घर मिलना चाहिए। क्योंकि धारावी में रहने वाले सारे लोग छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और उसके ऊपर उनकी उपजीविका चलती है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार या भाजपा सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, शार्ट प्लान जो लैंड है मुंबई में अलग अलग जगह पे, वो लैंड लेकर वहां पे रिहाब का कंपोनेंट शिफ्ट करके अदानी को बीकेसी के बाद एक दूसरा बीकेसी बनाने के लिए पूरा जमीन देने का काम कर रहे हैं। और कल आपने देखा होगा सर, इंडिया के रेलवे अथॉरिटी ने जो 47 एकड़ का जो लैंड के बारे में एक जस्टिफिकेशन दिया, उन्होंने कहा है कि वहां पे जो रिहाब आप कंपोनेंट बना रहे हो वहां पे रेलवे सब लीज डॉक्यूमेंट या रजिस्टर एग्रीमेंट नहीं करेगी। इसका मतलब रेलवे के जमीन के ऊपर जो रिहाब के लिए घर बनेंगे, उस घर की जो ओनरशिप है वो रेलवे के पास रहेगी, लोगों के पास नहीं रहेगी। इसका मतलब आप लोगों को झूठ बोलकर वहां पे विस्थापित करना चाहते हैं, उनके अधिकारों से आप वंचित रखना चाहते हैं। और यही नीति है भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी की, और इस नीति के खिलाफ लोग परेशान है। और मुझे ऐसे लगता है कि इसको लोगों ने पहचान लिया और लोग इनको जल्द से जल्द सत्ता से उखाड़ के फेंकेंगे तक। ये कमलेश वैष्णव जी ने जब कल आए थे तो उन्होंने ये भी बता दिया था कि ये जो बुलेट ट्रेन का डिले है, ये बुलेट ट्रेन का डिले है, ये उद्धव का एमवीएस सरकार के वजह से ये डिले हो रहा है। जो आपने कहा रेलवे लैंड वो नहीं दे रहे, रेलवे लैंड बोले बुलेट ट्रेन और हर चीज के लिए एमवीए का सरकार हर चीज में वो डिले करते गए। कमलेश वैष्णव जी का कहना था, अश्विनी वैष्णव जी का कहना था। तो आप इस चीज को कैसे देख, क्या आपका एमवीए सरकार जो 2.5 साल काम किए थे, आपने हर प्रोजेक्ट को डिले करने का काम किया? ऐसे दिखते हैं कि आप डेवलपमेंट के खिलाफ था, डेवलपमेंट होने नहीं दिया, आप जितने भी प्रोजेक्ट्स थे उसको डिले करते गए। अभी देखो कोस्टल रोड का ओपनिंग हो रहा है, कई दूसरे ओपनिंग हो रहे हैं, कई अटल सेतु ओपनिंग, यानी एक दौर चल रहा है जब हम सिर्फ ओपनिंग और उद्घाटन ही देख रहे थे।
क्या इसमें कोई सच्चाई है जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी के टॉप लीडर्स जो बोल रहे हैं? सुरेश चंद्र जी। सर सर भारतीय जनता पार्टी को महाविकास आघाड़ी के ऊपर आरोप करने के बजाय उनके पास कोई बात छिल्लक ही नहीं है। आपने देखा होगा कि जब महाविकास आघाड़ी सरकार इस राज्य में आई थी, उस वक्त कोरोना जैसा एक महाभयंकर बीमारी का सामना मुंबई और पूरा देश कर रहा था, और ऐसे सिचुएशन में किसी को काम करने का मौका नहीं मिला। फिर भी कोरोना काल में जिस तरह से महाविकास आघाड़ी सरकार ने काम किया और लोगों के सुरक्षा को लेकर जो उन्होंने जो काम किया था, उसके लिए तो आपको मालूम होगा, धारावी जैसे जो एशिया का बिगेस्ट स्लम है, उस स्लम में जिस तरह से कोरोना काल में महाविकास आघाड़ी सरकार ने काम किया, उसके लिए WHO ने तो उसको अप्रिशिएट किया था। तो मुझे ऐसे लगता है कि महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में जो अच्छी चीजें हुई, जो अच्छे काम हुए, वो भाजपा को कभी दिखाई नहीं देंगे। उल्टा जब से शिंदे फडणवीस अजित पवार की सरकार सत्ता में आए हैं, उस दिन से लेके मुंबई का पैसा हो या महाराष्ट्र का पैसा हो, लूटने का काम हो रहा है सर। कल का एक उदाहरण देता हूँ आपको। मुंबई महानगर पालिका का जो प्रशासक है, इकबाल चहल जी का ट्रांसफर का ऑर्डर आ गया है सर, लेकिन वो ऐसे आदेश आने के बाद जाते जाते उन्होंने 90 से ज्यादा 150 करोड़ रुपए के टेंडर मंजूर किए हैं सर। और ये सब क्या है सर? इलेक्शन के आचार संहिता लगने के पहले आप 150-200 करोड़ रुपए जो मुंबई करों के श्रम के पैसे हैं, उनके जो मेहनत के पैसे हैं, जो मुंबई करों के बेटरमेंट के लिए यूज होना चाहिए, वो आज पैसा इस तरह के अपने मित्रों को टेंडर अलॉट करके वो सारा पैसा इलेक्शन मैनेजमेंट के काम में भाजपा को यूज में आए, इस तरह की निर्णय लेने का काम किया है। और ये यहाँ के मुंबई महानगर पालिका के लिए, मुंबई करों के लिए और महाराष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है सर। आगे जाके मोदी जी का कहना है कि कांग्रेस ने रूल किया 65 साल 70 साल के आसपास कांग्रेस का राज था, मगर कांग्रेस कभी फ्यूचरिस्टिक नहीं थे। कांग्रेस के पास विजन नहीं था कि हमको कांग्रेस को लोगों को भला करना, वो बिल्कुल नहीं था। उनका कहना है कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, क्षेत्रवाद और जातिवाद में पूरे देश को उलझा कर रखा है कांग्रेस ने। कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं था, इसलिए मोदी जी के आने के बाद विकसित भारत का सपना लेकर लोग जुड़ रहे हैं बीजेपी से। जैसे बजा साहब ने शुरुआत में कहा कि कांग्रेस के बड़े बड़े लोग इस तरफ आने लगे हैं जी, बिना कोई प्रॉमिस के, अनकंडीशनल। प्रदीप जी भाजपा आज कहते हैं कि कांग्रेस के पास विजन नहीं था, 70 साल देश को रूल किया, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कांग्रेस के पास विजन था, इसलिए इस देश में सारे इंस्टीट्यूशन का निर्माण हो सका। आप अलग अलग सेक्टर में भारत ने 70 साल में जो तरक्की की, जो अलग अलग पब्लिक सेक्टर में हो या सरकारी क्षेत्र में हो, ये सारे सेक्टर में जो अलग अलग बिग अचीवमेंट हुई, ये सारी कांग्रेस पार्टी की देन है। आज वो अपने मित्रों को जो बेच रहे हैं या उनको देने का काम कर रहे हैं, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे संस्थाएं, सारे इंस्टीट्यूट, ये कांग्रेस पार्टी ने विजन था, विजन के कारण बनाया, और जो आज उसे बेचने का मौका नरेंद्र मोदी जी को मिला है। तो मुझे ऐसे लगता है कि उल्टा हम ऐसा कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के पास इस देश के युवाओं के लिए कोई विजन नहीं है सर। आज इस देश का किसान दिल्ली के सड़कों पर अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। पिछले साल भी जो आंदोलन हुआ था उसमें 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई थी। ऐसे किसानों के लिए नरेंद्र मोदी जी के पास कोई विजन नहीं है सर। इस मणिपुर आज जल रहा है सर। ऐसे कई राज्य है जो जम्मू कश्मीर हो, मणिपुर हो या नॉर्थ ईस्ट जितने भी स्टेट हो, वहां पे कायदा और सुव्यवस्था का प्रश्न बना है। ऐसे राज्यों के लिए नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के पास कोई विजन नहीं है सर। आज महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के मुद्दों को लेकर पूरा महाराष्ट्र सेंसिटिव बना हुआ है सर। ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में आने वाले कुछ दिनों में मराठा आरक्षण के इस मुद्दे को लेकर कुछ उलट सुलट ना हो जाए। ऐसे सिचुएशन में इन मराठा समाज के आरक्षण के लिए, या जो वंचित समाज है, धनगर है, दलित है, ओबीसी है, मुस्लिम है, इन समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के पास कोई विजन नहीं है सर। मुझे ऐसे लगता है कि इनको कांग्रेस के पास विजन नहीं था, ये बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है, इसलिए आज देश का सत्यानाश हो रहा है सर। लेकिन जहाँ तक के किसान आंदोलन का प्रश्न है, ज़्यादातर एक ही स्टेट से हैं लोग वहाँ। तो साउथ से तो कोई नहीं आया इस बार, दक्षिण से तो कोई किसान नहीं आया है। मतलब यहाँ तक के महाराष्ट्र से कोई किसान नहीं गया है। आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया।
इन सब स्टेट से तो कोई भी किसान नहीं गया है। वहाँ पर किसान ज़्यादातर पंजाब से हैं, थोड़े बहुत जो हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, थोड़े बहुत हरियाणा से हैं। बताएं सुरेश चंद्र राजन जी, वो सारा देश तो नहीं हुआ ना। राजू जी देखो, क्या होता है कि किसान आंदोलन कर रहा है, जी किसान के अलग अलग संगठन है, संगठन के माध्यम से किसानों को हर एक राज्य में आंदोलन करने के आदेश दिए जाते हैं। जी और हर स्टेट में जो उनके नेशनल इश्यूज है, उन इश्यूज को लेके हर राज्य में आंदोलन काफी ताकत के साथ किया जाता है। और जी। केंद्र में जो ये दिल्ली के बॉर्डर पे जो आंदोलन हो रहा है, ऐसा एक भी राज्य आप मुझे बता दीजिए कि उस राज्य के किसान संगठन ने जी। उस आंदोलन को समर्थन नहीं दिया है। आज दिल्ली के सीमा पे पंजाब, हरियाणा और आजू बाजू के गुड़गांव से किसान जाते हैं राजस्थान से, क्योंकि वो उनको नजदीक है, वो जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र, इसका मतलब ये नहीं कि अगर महाराष्ट्र का किसान वहां पे पहुंचता नहीं है तो महाराष्ट्र के किसान की उस आंदोलन को समर्थन नहीं है सर। लेकिन मैं प्रदीप जी आपके टीवी चैनल के माध्यम से एक सीधी बात आपको पूछना चाहता हूँ। किसान, इस देश का किसान जो 65 करोड़ से ज्यादा किसान है, वो किसान हम सबका पेट भरने का काम करता है सर। इस किसान, अगर संविधान ने उनको जो अधिकार दिया है, उस अधिकारों का उपयोग करके उनको उनका जो अनाज उगाते हैं उसको कीमत समान या मूलभूत कीमत मिलनी चाहिए। इसके लिए अगर आंदोलन करते हैं तो उसको आप कभी खलिस्तानी कहोगे, कभी आतंकवादी कहोगे, कभी आंदोलनजीवी करोगे। ये मुझे ऐसे लगता है कि सबसे गलत बात है। मोदी जी का कहना, मोदी जी का गारंटी, सुरेश राजन जी, मोदी जी का गारंटी यानी पूरी होने वाले गारंटी पूरी होने वाली। बोले कि किसान को कोई गारंटी नहीं दे रहा था, बैंक लोन नहीं दे रहा था, मोदी जी आके खड़े हो गए, मोदी जी का गारंटी, किसान, पीएम किसान सम्मान। ओबीसी समाज को कोई गारंटी नहीं दे रहा था, उनको बैंक लोन नहीं मिल रहा था, मोदी जी गारंटी लिए, बोले मुद्रा लोन के माध्यम से ओबीसी समाज को पैसे उद्योग करने के लिए मुद्रा लोन। आगे जाके उन्होंने कहा कि जो ये विश्वकर्मा समाज है, विश्वकर्मा समाज को गारंटी कोई दे नहीं रहा था, लोन नहीं मिल रहा था, मोदी जी के गारंटी, मोदी जी गारंटी दिए, 13,000 करोड़ पैसा अलॉट कर दिया है विश्वकर्मा समाज। जन मन, ट्राइबल को जो पूरे समाज से मेन स्ट्रीम से हटके था, मोदी जी गारंटी लिए, जन मन, ट्राइबल को गारंटी, ट्राइबल को फंडिंग करके उनको मेन स्ट्रीम में लेके आने की। तो इसको कैसे नकारेंगे हम लोग? मुद्रा लोन हो गए, पीएम किसान हो गए, विश्वकर्मा योजना हो गया, जनमन हो गया। प्रदीप जी, ये सारी योजना है ना, ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में बनी हुई थी और मोदी की सरकार इस देश में आने के पहले भी ये सारी योजनाएं कार्यरत थी। जी, आई थिंक यू आर गेटिंग अ कॉल सर। बहुत कॉल आ रहा है। यस सर, ट्रैवलिंग में हूं मैं। हाँ, तो सर ये सारी योजना कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में बनी हुई थी। लेकिन आज आप मोदी गारंटी की बात करते हो ना, कई ऐसे अलग अलग सेक्शन है जिनको 1 लाख रुपए का लोन लेने के लिए भी आपको एक सरकारी एम्प्लॉय को गारंटर बनाना पड़ता है सर। आज कई सारे ऐसे दलित, ओबीसी और SC ST के कई सारे लोग हैं जिनको अगर 1 लाख रुपए का सरकार से कर्जा भी चाहिए तो उसको कहा जाता है कि आप सरकारी कोई एम्प्लॉय एक गारंटर लेके आओ। तो ये सारी जो प्रैक्टिकल में ये चीजें हैं, लेकिन जिस तरह से प्रचार प्रसार करते हैं ये काफी झूठ बोलते हैं और लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं सर। मोदी का एक ही गारंटी है सर। मोदी का गारंटी क्या है? आप भ्रष्टाचार करो और मेरे पार्टी में आ जाओ, आपको सुरक्षित रखना, आपको मंत्री बनाना, ये मेरी गारंटी है। बड़े बड़े उद्योगपति को गारंटी आप घोटाले करो और देश से भाग जाओ, आपको सुरक्षित रखने का काम मेरा है, ये मोदी की गारंटी है सर। जी, लेकिन जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, मोदी जी जो अपना रिकॉर्ड पेश करते हैं और जिस प्रकार मोदी जी ने हर जगह पर जाकर के उद्घाटन किया है, जैसे अभी सुदर्शन सेतु का जो अभी उद्घाटन हुआ, इट इज़ द लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज इन द कंट्री। उसकी जो नींव थी वो भी मोदी जी ने रखी और उसका उद्घाटन भी उन्होंने किया। और द्वारका में जाकर के, चलिए आपको लगता होगा कि वो स्कूबा डाइविंग इक्विपमेंट के साथ या डाइवर्स इक्विपमेंट, दैट इज नॉट रियली स्कूबा डाइविंग इक्विपमेंट, दैट इज एक्चुअली डाइवर्स इक्विपमेंट एंड दैट इज इवन मोर डिफिकल्ट। उसके साथ जाकर के वो नीचे गए द्वारका में, आसपास द्वारकाधीश मंदिर में, और नीचे जाकर के जो द्वारका जो है वो समंदर के जो नीचे है
और उसके साथ बैठ करके उन्होंने श्री कृष्ण की पूजा की। तो मेरा ये कहना है कि इन सब चीज़ों से फ़र्क तो पड़ता है, ज़बरदस्त फ़र्क पड़ता है हर जगह पे, ऐसा तो नहीं कि नहीं पड़ता। सर एक दो प्रोजेक्ट अगर चलो ठीक है, उन्होंने उसकी फाउंडेशन रखा और उद्घाटन भी किया, जी। लेकिन आपको ये भी बात ध्यान में लेना होगा कि आज नरेंद्र मोदी जो एयर इंडिया बेच रहे हैं वो कांग्रेस की देन है सर। बेच जो चुके LIC हैं। बेच रहे हैं, बेच चुके हैं। हाँ, वो जो बेचे हैं, मतलब वही जो LIC को बेचा, ONGC को बेचा, जितने भी एयरपोर्ट को बेचने का काम कर रहे हैं या बेचा हुआ है, ये सारे कांग्रेस पार्टी ने बनाए हुए, निर्माण किए हुए हैं। अगर कांग्रेस पार्टी विजन लेके नहीं चलती थी, ये सारी चीजें निर्माण नहीं करती, तो आज नरेंद्र मोदी जी के पास बेचने के लिए या उनके दोस्तों के पर लिए सुरेश चंद्र कुछ जी भी नहीं कल बचता। कल बनारस में थे, कल मोदी जी बनारस में थे और लखपति दीदी की बात करें, लखपति दीदी, Yes. वहां के हर जो महिलाएं है उनको गिर गाय, जो गाय है गिर काओ, वो प्रदान किया। बोले इससे आपको 17 से 18 लीटर दूध रोज मिलेगा और गोबर भी आप बेच बेच के आपके ही अकाउंट में पैसे। तो छोटे छोटे चीज जो कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, क्या आपको नहीं लगता कि एक आगे जाके एक बड़ा एक इफेक्ट बन जाएगा? आप इसको कैसे देखते हैं? प्रदीप जी, मैं बोल रहा हूँ, इनके पास कोई विजन नहीं है सर। इलेक्शन के पहले इनका एक पॉलिसी है, आपने 2014 का देखा होगा, 2019 का देखा होगा और आज 2024 का इलेक्शन देख रहे हैं। इलेक्शन के पहले ये बड़ा बड़ा बातें लेके आते हैं, लोगों को सपने दिखाते हैं। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो। इन्होंने जब अभी ये 5 राज्यों के चुनाव थे, उस वक्त महिला बिल को पास करने का काम किया, लेकिन इन 5 राज्यों के महिलाओं को ये विधानसभा में रिजर्वेशन लागू कर पाए थे क्या? क्या उन महिलाओं को विधानसभा में के चुनाव प्रक्रिया में वो 50% रिजर्वेशन का बेनिफिट दे पाए थे? नहीं दे पाए थे सर। आज तक उसके ऊपर कानून बना नहीं है, उसका अमल बजावनी नहीं होगा सर। अगले 10 साल तक उसके ऊपर अमल बजावनी नहीं होगा। ऐसे कई सारे सपने और बड़े बड़े बातें करते हैं, सपने दिखाते हैं, लेकिन उसकी अमल बजावनी कभी भी नहीं होती है सर। तो लोग इस सारी चीजों से अवगत है सर। अभी मैंने इससे पहले भी आपको कहा, लोग एक बार गलती कर सकते हैं, 2 बार गलती कर सकते हैं, अब तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के ये झूठे सपने हैं, ये जुमले हैं, इसके लोग फंसेंगे नहीं। और नरेंद्र मोदी जी को जो सच्चाई है या उनका आईना दिखाने का काम आने वाले चुनाव में इस देश की जनता करेगी सर। तो आपके मुताबिक कांग्रेस को इस बार कितनी सीटें मिल रही हैं सर? राजू जी, इंडिया गठबंधन की सरकार देश में आएगी सर। जबरदस्त, जबरदस्त कॉन्फिडेंस। लेकिन नंबर तो बताओ ना सर, 272 प्लस नंबर तो बताओ। नहीं 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 नहीं, मैं बोला ना सर, जब इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनेगी, वो स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनेगी सर। देखिए साहब, 272 चाहिए, उससे ज्यादा आएंगे सर। कितनी आएंगी? 300, 400, 500, कितनी? मोदी जी तो बोलते हैं आएंगे 400 सर। पार, इस बार 400 पार। मोदी जी 400 पार नहीं करते हैं, 200 भी करते तो 200 खरीदने का उनको कॉन्फिडेंस है सर, क्योंकि उनके पास ईडी, CBI, CID सारे साहब, हैं। राहुल गांधी जी ने सारे बोला है, चलते चलते आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं प्रदीप जी, सीधी Yes. वाली बात है। राहुल गांधी जी ने बोला है, और आपके जितने भी चहीते हैं यूट्यूब पे, वो अलग अलग जितने भी बिल्कुल जर्नलिस्ट हैं, बिल्कुल। क्या उनका नाम, रवीश कुमार जी हैं, हाँ, हाँ, आपके हाँ। Yes, पुण्य yes. प्रसून वाजपेयी जी हैं, आपके अभिसार शर्मा जी हैं, और आपके कौन है वो 4PM न्यूज़ वाले एक हैं, संजीव शर्मा जी भी हैं, और उसके अलावा ना जाने कितने और लोग हैं सारे, और ज़्यादातर सारे हिंदी बेल्ट वाले ही। यहाँ महाराष्ट्र से कोई ज़्यादा दिखता नहीं है मुझे, और ना ही कोई साउथ से दिखता है, ज़्यादातर वहीं के हैं, मतलब यूपी के हैं या बिहार के। वो सब लोग कह रहे हैं इस बार तो बीजेपी का 200 पार करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ऐसा करके बोल रहे हैं। आप क्या समझते हैं इसके बारे में, आप बताएं। सर, मैं बोला ना कि ये मोदी सरकार ने लोगों के साथ खिलवाड़ किया है सर। ये लोगों को सपने दिखाते हैं, लोगों को जात धर्म के नाम पे डिवाइड करने का काम हो रहा है, और इन सारी चीज़ों से लेकर ना पूरी जनता त्रस्त है सर। महाराष्ट्र का जो राजकारण आज चल रहा है, महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स आप देख रहे हो, ऐसी पॉलिटिक्स मैंने मेरे जिंदगी में कभी नहीं देखा सर। आज लोग राजनीति में एक दूसरे का कट्टर दुश्मन समझने लगे हैं सर। लोग गोलीबारी कर रहे हैं, एक दूसरे को मारा मारी कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर झूठे केसेस कर रहे हैं।
आज और देखो यहाँ की जो सरकार के मंत्री है, उनकी जो लैंग्वेज है वो एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, धमका रहे हैं। तो ये ऐसा माहौल कभी नहीं देखा था तो आपके और मुताबिक बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी सर लोकसभा में? आपने तो कहा तो इंडिया अलायंस की तो मेजोरिटी आ जाएगी। अगर आपकी मेजोरिटी आ जाएगी, मतलब मैंने 272 का आंकड़ा दिया, प्रदीप जी ने भी दिया कि 273 274, आपने कहा उससे भी कहीं ज्यादा आएगी। तो चलो इंडिया अलायंस 300 पार कर लेगी, और बीजेपी की फिर कितनी सीटें आएंगी सर? सर 200 पार नहीं कर पाएंगे सर, बीजेपी 200 पार नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएंगे। यस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। कहाँ पर हो सुरेश चंद्र जी? टूर, आप मुंबई के बाहर हो? हाँ, मैं 2-3 दिन के लिए सर उस्मानाबाद जा रहा हूँ सर। ओके। अभी अभी कहाँ है, इस वक्त कहाँ है? पनवेल के पास हूँ, पनवेल के पास। चलो, तो साथ में ही हुआ। चलिए, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस, ग्रेट प्लेजर। थैंक यू सर। तो कहने का Fantastic. मतलब ये हुआ कि बीजेपी जो है इस बार 200 पार नहीं कर पाएगी, ऐसा सुरेश चंद्र राजन जी का कहना है और ऐसा कांग्रेस का कहना है। चलिए, तो देखना पड़ेगा। मोदी जी कहते हैं 400 पार, और ये भी कहते हैं कि क्योंकि आर्टिकल 370 हम लोगों ने रिपील किया तो 370 सीट तो बीजेपी को हक है। जितवानी बनती हैं, ऐसा करके कहा है उन्होंने। और बाकी सारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं, वक्ता हैं, अधिवक्ता हैं, नेता हैं, सब लोग यही कहते हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोग यही कहते हैं कि 370 पार करेंगे ही करेंगे इस बार, ऐसा लोग कहते हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए, और ये अपना विश्लेषण देने के लिए और भी ज़्यादा धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सो दी, चलो और क्या कहेगा कोई सर? ये तो कह नहीं सकते ना कि मोदी जी आ रहे हैं। कांग्रेस वाले थोड़ी कहेंगे मोदी जी आ रहे हैं। और इंडिया अलायंस तो यही कहेगी ना कि भाई मेजोरिटी हमारी आने वाली है। कौन इंडिया अलायंस में कौन कहेगा कि हमारी मेजोरिटी नहीं आने वाली? अनलेस यू आर ममता बनर्जी। ऑफ कोर्स ममता बनर्जी ने तो कह दिया था कि कांग्रेस की तो 40 सीटें भी नहीं आएंगी, ऐसा कहा उन्होंने। Mamata has a problem. As long as Sandesh Khali issue is being pursued by the BJP, and they've been pursuing it absolutely aggressively, and she's under pressure. Mamata Banerjee is under pressure for the BJP. I don't know And why this she's under pressure. Pradeep ji, And this pressure is probably catered to the Congress. I still can't figure out why she's under pressure. अरे भाई, संदेश खाली में राइट्स हुए हैं, संदेश खाली में वायलेंस हुई है, हिंसात्मक गतिविधियां वहां पर हुई हैं, तो आप एक्शन लीजिए, आप मुख्यमंत्री हैं। इट इज स्टेट, आई मीन लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। मतलब आपको इतना ज्यादा घबराने की क्या बात है? हर स्टेट में होती है, हर जगह पर होती है। जैसे महाराष्ट्र में मुंबई में वायलेंस हो गई, अलग जगह पर हो गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे एकनाथ शिंदे जी जो है वो मतलब उछल कूद करने लगे या कुछ करने लगे। मतलब ये मुझे समझ में नहीं